तो परसेंटेज हम लोग आज एक्सरसाइज 10B का जो है 10B का पार्ट सेकंड देखेंगे। पार्ट फर्स्ट में 20 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। पार्ट सेकंड अब डिस्कस करते हैं। तो चलिए पार्ट सेकंड का जो क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है तथा 27 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी 27 अंक से फेल हो जाता है। कितना परसेंट नंबर ला रहा है? 30%। और फेल कितने से हो रहा है? 27 नंबर से, तो -27 लिखिए। दूसरा विद्यार्थी इसी परीक्षा में 40% अंक लाता है, 40% अंक लाता है और कितने नंबर और उत्तीर्णांकों मतलब जो पासिंग नंबर था ना उससे 27 अंक ज्यादा लाता है, तो यहाँ +27 लिखिए। अब इसमें आपको क्या करना है कि बड़े में से छोटे को घटाना है। तो 40 में से 30 को घटाइएगा, कितना होगा? 10%। और यहाँ 27 में से -27 को घटाइएगा, 27 माइनस -27, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये कितना हो जाएगा? 54। तो 10% का वैल्यू कितने के बराबर है? 54। तो आपको पूछा जा रहा है कि इस परीक्षा के पूर्णांक तथा उत्तीर्णांक, पूर्णांक मतलब हो गया टोटल नंबर, टोटल नंबर 100%, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10% 54 है तो 100% कितना हो जाएगा? 540 नंबर। तो जो टोटल नंबर है वो कितना हो गया? 540। अब आपको पूछा जा रहा है कि पासिंग परसेंटेज निकालिए, पासिंग परसेंटेज निकालने पूछा जा रहा है। तो पासिंग परसेंटेज कैसे निकालिएगा? आपको ये पता है कि 30% नंबर लाता है तो 27 नंबर से फेल हो जाता है। आपको ये भी पता है कि 10% नंबर कितने के बराबर है? 27 नंबर के बराबर है। तो ये देखिए कि 27 नंबर, सॉरी 54 नंबर के बराबर है। 54 नंबर जो है वो कितने के बराबर है? 10% के बराबर है। तो अब यहां से अगर आप 27 नंबर निकाले, 27 नंबर, तो कितना होगा? 10/54 गुना 27, तो ये कितना होगा? 27 नंबर 5%। या सिंपल आप देख रहे हैं कि 54 का आधा 27 है तो 10 का आधा 5 ही होगा। तो 27 नंबर कितने प्रतिशत के बराबर होगा? 5% के बराबर होगा। यानी जो बच्चा 30% नंबर लाया है वो और अगर 5% नंबर ले आया तो पास हो जाएगा। तो पासिंग परसेंट हमारा क्या होगा? पासिंग परसेंट 5% क्या हो जाएगा? 30% +5%, टोटल कितना हो जाएगा? 35%। तो पासिंग परसेंट हो जाएगा 35% और मैक्सिमम नंबर कितना होगा? 540। ठीक है। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। ए ने उत्तीर्णांक यानी जो पासिंग परसेंट था उससे 10% कम नंबर प्राप्त किया तथा बी ने ए से 11.1/9% कम नंबर प्राप्त किया। तो आपसे पूछा जा रहा है, जबकि सी ने ए तथा बी के कुल अंकों से 41.3/17% कम अंक प्राप्त किए, तो ज्ञात कीजिए कि सी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ या नहीं हुआ। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपको सी के बारे में बताना है कि सी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ कि नहीं हुआ। तो आप यहाँ देखिए कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितना नंबर चाहिए? 40%। ए ने कितने नंबर? 10% कम अंक प्राप्त किए। ए ने उत्तीर्ण जो पासिंग नंबर था उससे 10% कम प्राप्त किए तथा बी ने ए से 11.1/9% कम अंक प्राप्त किए। बी ए से 11.1/9% कम अंक प्राप्त किया। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ आपको करना ये पड़ेगा कि आप मान लीजिए कुछ भी कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोटल अंक कितना चाहिए। मान लीजिए कि आप कुछ भी मान लीजिए, ये 100 यूनिट मान लीजिए कि टोटल अंक कितना है? 100 यूनिट है। अब पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, तो 100 का 40% कितना हो जाएगा? 40। पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए? 40 नंबर चाहिए 100 में। लेकिन ए 10% कम नंबर लाया है, ए 10% कम अंक प्राप्त किया। पासिंग नंबर का 10% कम अंक प्राप्त किया। तो पासिंग 40 था, 40 का 10% कितना हुआ? 4। तो यानी ए 40 में से कम अंक 4 प्राप्त किया, तो ए कितना प्राप्त किया? 36 प्राप्त किया। ए कितना प्राप्त किया है? 36। अब आपको बोला जा रहा है बी ने ए से 11.1/9%, ए से, तो ए कितना है? 36।
तो 36 से 11 पूर्णांक, तो 36 का 11 पूर्णांक 1/9 हो गया आपका 1/9। तो 36 का 1/9 अगर निकलेगा तो 4। तो बी जो है वो 36 में से 4 अंक और कम प्राप्त किया, तो कितना नंबर प्राप्त किया? 32। अब बोला जा रहा है कि जबकि सी ने ए तथा बी के कुल अंकों से 41.3/17% कम अंक प्राप्त किया। सी जो है वो ए और बी के कुल अंक से, तो ए और बी का टोटल अंक कितना हो गया? 68। और 68 का कितना? 41.3/17% कम अंक प्राप्त किया। 41.3/17 कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? तो 41 गुना 17 हो जाएगा आपका, ये हो गया 7, 7 चौके 28, 1 29, 4 2 6 प्लस ये हो जाएगा 700/17। परसेंट है तो डबल जीरो यहाँ, तो 7/17। 7/17। तो ए सी ने ए तथा बी के कुल अंकों से इतना, तो 41.3/17% को अगर आप तोड़िएगा तो कितना आएगा? 7/17। तो 7/17 कम प्राप्त किया, तो 17 चौके 68, 7 चौके 28, यानी 28 नंबर कम प्राप्त किया। किसका? ए और बी के कुल अंक से। तो सी का अंक कितना हो जाएगा? ए और बी का कुल अंक है, ए का है 36, बी का 32, यानी 68, और 68 में से 28 कम प्राप्त किया है, यानी कितना प्राप्त किया है? 40। सी कितना नंबर लाया है? 40। तो ज्ञात कीजिए कि सी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ कि नहीं हुआ। देखिए सी प्राप्त आपको क्या यहाँ है कि पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए? 40% चाहिए। हम मान लिए कि टोटल नंबर कितना था? टोटल नंबर था 100 यूनिट, 100 का 40% 40 होता है। और सी को मिला कितना है? सी को फाइनली 40 नंबर मिला है, यानी सी क्या है? पास हो गया। सी इस परीक्षा में क्या हो गया है? पास हो गया। ठीक है। अगला सवाल है, अगला सवाल है कि किसी परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में तथा 80% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, जबकि 10% छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। अंग्रेजी में अंग्रेजी में कितना हुआ है? 70%। इसको वेन डायग्राम से बनाइए, आराम से बनेगा। ये इंग्लिश है, और इंग्लिश में कितना परसेंट छात्र उत्तीर्ण हुआ? 70%। गणित में 80%, इसको मैथ मानिए, और इसमें 80% छात्र उत्तीर्ण हुआ है। जबकि 10% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे। 10% छात्र जो है वो दोनों विषय में फेल हो गया। ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यदि 144 छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, 144 छात्र, 144 छात्र यानी ये बीच वाला का वैल्यू 144 छात्र दिया हुआ है। तो देखिए क्या होगा कि जो टोटल वैल्यू होता है, टोटल वैल्यू कितना होता है? 100% होता है। 100% अगर ये टोटल वैल्यू होता है तो 10% छात्र तो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे। अनुत्तीर्ण रहे 10% छात्र, 10% तो बाहर आ जाएगा भाई। तब इन तीनों का जो टोटल वैल्यू आएगा, टोटल 100 में से 10 को घटा दीजिएगा तो कितना आएगा? 90% आएगा। ये तीनों जो बॉक्स आपको दिख रहा है 1 2 3, इसमें आपका अगर जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा? 90। क्योंकि 10 यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिया हुआ है उत्तीर्ण के बारे में, और यहाँ 10% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गए, फेल होने के बारे में दे रहा। तो 10% हमारा क्या आ गया? बाहर आ गया। ये बेसिकली ऐसे टोटल बनता है। ठीक है ना। तो ये जो टोटल वैल्यू होता है ये 100% होता है। तो 10% फेल हो गया है, बाकी ये पास वाला है। तो पास वाला टोटल कितना है? 90% है। तो पास वाला अगर टोटल 90% है, तो 90% में अगर इंग्लिश को आप देखिए तो ये टोटल इंग्लिश है, इंग्लिश 70 है। अगर इस तीनों का वैल्यू 90% के बराबर है तो इंग्लिश कितना है? 70 है, और इंग्लिश ये वाला आपका सर्कल है। तो अगर ये टोटल वैल्यू 70% के बराबर है तो ये कितना होगा? तो 90 माइनस 70 कीजिएगा तो ये कितना होगा? 20%। 20% कौन सा वैल्यू होगा? 20% ये वाला वैल्यू होगा, ये जो आपको दिख रहा है ना। मतलब जो केवल और केवल मैथ वाला वैल्यू आएगा वो आएगा 20%। अब जब ये वैल्यू 20% आया और मैथ टोटल, ये टोटल वैल्यू 80% है और ये 20% है, तो ये कितना होगा? 80 में से 20 को घटा दीजिए तो ये बीच वाला वैल्यू कितना होगा? 60%। बीच वाला वैल्यू कितना हो जाएगा? 60% होगा।
ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि 144 छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, और ये क्या है बीच वाला, दोनों विषय में पास वाला है, यानी 60% का वैल्यू कितने के बराबर है, 144 के बराबर है। तो आपसे पूछा क्या गया, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या, कुल परीक्षार्थियों की संख्या 100%। तो 100% का वैल्यू 144 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100। 5 से गया, 3 से गया, 20 से, 3 से जाएगा, 3 चौके 12 और 3 अट्ठा 24, 48 पंचा 8 पंचा 40, 5 चौके 20 4 24। तो जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी परीक्षा में सम्मिलित लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 16:9 है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:4 है। यदि 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो कितने प्रतिशत लड़के उत्तीर्ण हुए, यह भी ज्ञात कीजिए कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। तो देखिए, आपको बोला जा रहा है कि सम्मिलित परीक्षा में सम्मिलित लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या है, 16:9 है। जो लड़के हैं और जो लड़कियां हैं 16 अनुपात, तो हम मान लेते हैं 160:90 है। 10 से दोनों तरफ क्या किए, गुना कर दिए। यदि इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:4 है, उत्तीर्ण हुए लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:4 है। अब बोला जा रहा है कि यदि 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो 90 का अगर 80% आप निकाल लें तो होगा कितना, 72। यदि 80% लड़कियां उत्तीर्ण रही, तो अब आप देखिए कि यहाँ आपको उत्तीर्ण हुए लड़के तथा लड़कियों का अनुपात कितना है, 4, 5:4। तो आप क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं, और यहाँ उत्तीर्ण हुए लड़कियां कितना आ गई, 72। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो 4 यूनिट है, ये जो 4 यूनिट है, ये कितने के बराबर दिया हुआ है, 72 लड़कियों, क्योंकि ये किसका रेशियो है, ये पास लड़के तथा लड़कियों का रेशियो है। और यहाँ आपको पता है कि 72 लड़कियां पास करी है, तो 4 यूनिट का वैल्यू 72। लड़के कितने पास हुए हैं, 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 72/4 गुना 5, 5 होगा। तो 4 से काटिएगा 18, 18 पंचे 90, यानी टोटल लड़के कितने पास हुए हैं, तो लड़के पास हुए हैं 90, लड़के पास हुए हैं 90, 90 लड़के पास हुए हैं। 90 लड़के पास हुए हैं, तो आपसे ये पूछा गया, यह भी ज्ञात कीजिए कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और कितने प्रतिशत लड़के उत्तीर्ण हुए। लड़का का निकालना है, तो आप देखिए कि 90 लड़के पास हुए हैं कितने में, 160 में। 90 पास हुए हैं कितने में, 160 में। परसेंट निकालना है, 100 से गुना कर दीजिए। ये गया, ये गया, ये गया 8 बार में, और ये गया 5 बार में, ये गया 4 बार में, ये गया 45 बार में। तो 45 गुना 5 कितना हो जाएगा, 25 25, 5 चौके 20 2 22 बटा 4। तो 4 पंचे 20, 2 4 छके 24 पॉइंट, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। तो 56.25% लड़के क्या हुए, पास हुए। टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितना पास हुआ है, 56.25%। अगर आप टोटल विद्यार्थी कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी, यह भी ज्ञात कीजिए कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी, तो कुल कितना विद्यार्थी उत्तीर्ण हुआ है, 90 लड़का हुआ है, 72 लड़की, तो टोटल कितना हुआ, 162 टोटल स्टूडेंट उत्तीर्ण हुआ है। कितने में, तो 60 + 90 250, 250 में 162 स्टूडेंट पास हुआ है, तो 100 में कितना होगा, तो ये हो गया आपको 4 बार में 25 से, ये हो गया 10 बार में। तो 162 गुना 4, 4 दूना 8, 6 चौके 24, 4 दू 6 बटे 10। ये आपका हो जाएगा 64.8% जो है टोटल स्टूडेंट पास हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने पास हुए, 64.8% पास हुए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए।
किसी चुनाव में दो प्रत्याशी ए तथा बी थे। इस चुनाव में मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों में से 10% ने भाग नहीं लिया। 60 मत अमान्य घोषित कर दिए गए। यदि ए को मिले मतों की संख्या कुल सूची में दर्ज मतों का 47% हो तथा वह बी को 308 मतों से पराजित करे तो कुल डाले गए मतों की संख्या ज्ञात करे। तो देखिए, आप कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कुछ भी कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि आप इसको ऐसे 100 यूनिट मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि टोटल जो वोटर था, टोटल वोटर कितना था, 100 यूनिट, ये आप मान लिए। अब उसमें से क्या हुआ, कितने परसेंट, 10% ने भाग नहीं लिया, तो 100 में से 10% तो भाग ही नहीं लिया, तो कितना बचा, 90 यूनिट। और 90 यूनिट में 60 मत अमान्य घोषित हो गए, तो 90 में से अगर 60 मत अमान्य घोषित हो गए तो यहाँ क्या होगा, 90 यूनिट माइनस 60। ये क्या है, ये वैलिड वोट है, वैध मत है। यदि ए को मिले, अब इसमें दो उम्मीदवार है, एक ए है और दूसरा कौन है, बी है। यदि ए को मिले मतों की संख्या कुल सूची में दर्ज संख्या का 47 हो। कुल सूची मतलब क्या होता है, टोटल वोट होता है। टोटल वोट का 47% ए को मिला है, टोटल वोट का 47% मिला ए को, तो ए को कितना मिला होगा, 47 यूनिट मिला है। तो बी को कितना मिला होगा, देखिए टोटल वैलिड वोट कितना है, इतना है, उसमें ए को कितना मिला, 47, तो बी को कितना मिला होगा, जो टोटल वैलिड वोट में से ए का घटा दीजिए तो बी का निकल जाएगा। तो टोटल वैलिड वोट में से अगर आप ए का घटा दे तो बी का निकलेगा। तो टोटल वैलिड वोट कितना है, 90 यूनिट। यूनिट की जगह आप एक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 90 यूनिट माइनस 60, और यहाँ आप माइनस क्या कर दीजिए, 47 यूनिट। तो ये कितना होगा, 90 में से 47 जाएगा तो ये बचेगा 43 माइनस 60, इतना मिला है बी को। अब बोला जा रहा है कि अगर वह बी को 308 मतों से पराजित करे, तो देखिए 308 मतों से पराजित करने का ये मतलब हुआ कि इन दोनों का जो वोट का अंतर है ना, वो कितना है, 308। दोनों का जो वोट का अंतर है कितना है, 308, और यहाँ दोनों का वोट का अंतर कितना है, 47 यूनिट माइनस 43। अंतर लेना है तो ये माइनस लिखेंगे, और ये माइनस 60 क्या हो जाएगा, प्लस 60 इक्वल टू 308। अंतर लेना है तो यहाँ हम माइनस करेंगे, और माइनस करेंगे तो ये 43 माइनस में आ जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस में हो जाएगा। ये इधर जाएगा तो 368 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर, 368 वोट के बराबर। तो कुल डाले गए मतों की संख्या बताइए, कुल डाले गए मत कितने हैं, 90 यूनिट है, क्योंकि 100 यूनिट में 10% तो डाला ही नहीं, तो 90 यूनिट का आपको पूछा जा रहा है। तो 368/4 गुना 90। अब अगर 4 से काटिएगा तो 4 नमा 36, 4 दूना 8, तो 92 गुना 90 कीजिएगा तो 9 दूना 18, 9 नमा 81, 82। तो कुल डाले गए मत कितने हैं, 8280। टोटल डाले गए मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8280। ये आपको डाले गए मतों की संख्या पूछा जा रहा है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 26 नंबर का सवाल है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। इसमें 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया तथा इनमें से 2% मत को अवैध घोषित कर दिया गया। देखिए, 2% वोट क्या हो गया, अवैध घोषित हो गया, और 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यानी मान लेते हैं अगर हम कि 100%, 100 यूनिट टोटल वोट है, टोटल वोट कितना है, 100 यूनिट है। तो 100 यूनिट में से 75% लोग वोट दिया तो कितना वोट दिया, 75 यूनिट वोट दिया, ठीक है ना। और इस 75 यूनिट में 2% वोट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, अवैध हो गया, तो उसको घटा दीजिए। तो ये 15 घटा दीजिए 75 में से, तो कितना बचेगा, 60 यूनिट वोट, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि एक उम्मीदवार ने 9261 मत प्राप्त किए
जो वैध मतों का 75% था, वैध मतों का 75% था। तो वैध मत आपका कितना है? ये जो आप निकाले हैं ये क्या निकाले? ये वैध मत ही है ना, वैध मत है। और वैध मत का 75% कितने के बराबर है? 9261 के बराबर है। यानी 60 यूनिट का, यूनिट की जगह आप एक्स भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। 60 यूनिट का 75%, 75% मतलब 3/4 कितने के बराबर है? 9261, 9261 के बराबर है। 3 से आप इसको काट सकते हैं, 3 तिया 9, 0, 3 अठे 24, 3 सत्ते 21। ठीक है, तो 60 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर हो गया? 4 से गुना कीजिएगा, 7 चौके 28, 8 चौके 32, 2 34, 0 3, 3 चौके 12, 12,348। तो आपसे मतदाता सूची में कुल कितने, तो 100 यूनिट का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? 12,348 बट्टे में 60 गुना में 100, 20 तिया 60, 20 पंचे 100, 3 से इसको काटिए, 3 चौके 12, 3 का 3, 3 का 3, 3 छके 18। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? 6 पंचे 30, 5 3 8, 5 और 5 चौके 20। तो कुल मतों की संख्या कितनी थी? 20,580। तो मतदाता सूची में कितने मतदाता थे? 20,580। ठीक है, 27 नंबर का सवाल देखिए। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, आय का 75% वो खर्च कर देता है। अगर उसकी आय में 20% की वृद्धि हो, वो अपने खर्च में भी 10% की वृद्धि कर देता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखिए, आय में 75%, तो 75% को अगर आप तोड़िएगा तो कितना होता है? 3/4। तो मान लीजिए उसकी आय कितनी थी? 400 थी, तो खर्च कितना कर देता है? 300। तो बचा कितना रहा होगा? 100 रुपया बचा रहा होगा। ये क्या है? बचत। ये क्या है? खर्च। और ये क्या है? आय। आय में कितना का वृद्धि कर दिया? तो आय में 20% का वृद्धि कर दिया। तो 400 का 20% होता है 80। आय अब उसका कितना हो गया? 480। खर्च में कितना परसेंट का वृद्धि हो गया? 10% का। तो 10% होता है 30, 330। तो बचत में कितना परसेंट का वृद्धि होगा? तो देखिए, 480 रुपये कमा रहा है, 330 रुपया खर्च कर रहा है, तो बचत कितना कर रहा होगा? 150। पहले 100 रुपया बचत है, अब 50 रुपया, कितना बढ़ गया? 50। कितने पे? 100 पे। तो आंसर क्या हो जाएगा? सीधा 50%। इसका आंसर शायद आपका बुक में गलत दिया हुआ है, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन बुक में पहले भी शायद 12-13 नंबर पे ये सेम क्वेश्चन है, लेकिन 27 नंबर के क्वेश्चन का आप आंसर अगर मैच कीजिएगा तो आपको लगेगा कि गलत। देखिए, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि होने पर इसके उपभोक्ता को उसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए? 10% का वृद्धि हो गया। 10% का मतलब होता है भैया फ्रैक्शन में 1/10, यानी 10 रुपये का वस्तु वस्तु वृद्धि हो गया, कितना हो गया? 11। तो 10 का वस्तु कितना हो गया? 11। तो कितना कम करना पड़ेगा खपत? एक कितने पे? 11 पे। तो 100 पे क्या होगा वैल्यू? 9.1/11% कम करना पड़ेगा, यही आंसर। ठीक है, 29 नंबर का सवाल है। किसी वस्तु पर 10%, किसी वस्तु के कर में 10% की कमी करने पर उसके खपत में 8% की वृद्धि हो जाती है। 10% की कमी मतलब 1/10। 10 से कितना कर देना? 9। 10 से कितना कर देना? 9। तो 8% की वृद्धि हो जाती है खपत में। 8%, 4 से काटोगे, 4 दूना 8, 25 चौके 100, 2/25। यानी पहले 25 हो रहा था, तो अब कितना होगा? 27। तो पहले कितना हो रहा था? 250। पहले खर्च राजस्व कितना, मतलब टैक्स इतना था वस्तु पे, ठीक है ना? 10 रुपया लग रहा था, और 25 पे तो कितना? 250 रुपया आएगा। अब 9 रुपया वस्तु पे टैक्स लग रहा है, 27 वस्तु है, तो कितना आएगा? 27 नवा 9 सत्तर 63, 9 दूना 18, 6 24, 243 रुपया आएगा। तो 7 रुपया कम होगा। कितने पे? 250 पे। तो 100 पे क्या वैल्यू होगा? ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 4।
तो 7 चौके 28/10 यानी 2.8% क्या हो जाएगा, कमी होगी। 2.8% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी आपके राजस्व में। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि दालों के मूल्य में 30% की वृद्धि होने पर कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। 30% का मूल्य में वृद्धि हो गया है, यानी मूल्य जो है वो 10 से कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है ना। 30% का वैल्यू होता है 3/10, यानी 10 था तो कितना हो गया, 3 वृद्धि होकर 13 हो गया। तो उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी ताकि इसका खर्च केवल 10% बढ़े। खर्च केवल कितना बढ़े, 10%, यानी 10 से कितना खर्च होना चाहिए, 11 होना चाहिए। तो यहाँ देखो, यहाँ तो 1 का खपत करेगा तो 10 होगा, और यहाँ आपको 13 का खपत करने के लिए, यहाँ आपको 13 का खपत करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अरे ये क्या हो गया, यहाँ आपको 11 लाना है, तो 13 में आप क्या कीजिएगा, 11/13 से भाग कर गुना कर दीजिए। 11/13 अगर कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 11 में अगर आप 13 से भाग कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा। पहले तो आएगा पॉइंट, 13×7=91, 13×8 104, 104 होगा तो ये हो गया 8, बचा 6, 0, 13 चौके 52। मान लेते 0.84 का कमी करना पड़ेगा। ये आप क्या मान लीजिए कि 0.84 का कमी करना पड़ेगा। ठीक है, तो 0.84 का अगर आप कमी कर रहे हैं तो क्या होगा, इसको अगर आप 0.84 लिखिए, या नहीं तो इसको आप ऐसे ही लिख रहने दीजिए कि आप पहले कितना खपत आपका कितना था। मान लीजिए कि खपत था 1 kg, तो आप कितना कर रहे हैं, 11/13 kg, तो कितना कम किए, कितना कम किए, तो आप 1 में से 11/13 को घटा लीजिए, तो 13 - 11 कितना होगा, 2/13। 2/13 क्या किए, कम किए, कितने में, 1 में। 2/13 कम किए कितने में, 1 में, तो 100 में क्या होगा वैल्यू, 100 में वैल्यू क्या होगा। 2/13 आप कितने में कम किए हैं, 1 में कम किए हैं, तो 100 में वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ से आप क्या कीजिए कि आप डायरेक्ट ये 1 तो ऊपर जाए या नीचे जाए कोई मतलब ही नहीं है 1 का, तो ये 200/13 हो गया, और 200 को 13 से भाग कीजिएगा तो 13 का 13 बचा 7, 70, 13×5 = 65, 5/13। इतना परसेंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, यानी कम हो गया। आपको कितने परसेंट कम करना, 5×5/13% कम करना पड़ेगा। ठीक है। अगला सवाल देखिए, एक मशीन 10% वार्षिक ब्याज की दर से अवमूल्यन हो जाता है। अवमूल्यन का मतलब होता है कि घट रहा है। ठीक है ना। इसका वर्तमान मूल्य 16,200 रुपये है। तो पहला इसमें क्वेश्चन है, 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। देखिए 10% से घट रहा है, तो 10 से 9 पहला साल हो जाएगा, दूसरा साल भी 10 से 9 हो जाएगा, यानी 100 से कहाँ आ गया, 81 पे आ गया। पहला क्वेश्चन है कि 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। यदि इसका वर्तमान मूल्य इतना है तो 2 वर्ष बाद, पहला क्वेश्चन है 2 वर्ष बाद, यानी 81 यूनिट का वैल्यू पूछा जा रहा है। 100 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है, कितना, 16,200 किसका वैल्यू दिया हुआ, 100 यूनिट का, और 81 यूनिट का वैल्यू पूछा जा रहा है। ये गुना भाग कीजिए आप लोग, 162 × 81 जो होगा वही आपका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन ये पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि 2 वर्ष पूर्व इसमें यदि इसका वर्तमान मूल्य इतना है, तो 2 वर्ष पूर्व वर्तमान मूल्य, यानी अब 81 यूनिट का वैल्यू आपको कितना मानना है, इतना। तो 16,200 रुपये किसका वैल्यू है, 81 यूनिट का। 2 वर्ष पूर्व यानी 100 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 100 से गुना कर दीजिए। तो ये तो कीजिएगा तो ये तो 2 बार में चला जाएगा, 200, ये कितना हो जाएगा, 20,000 रुपये। ये आपका हो जाएगा सेकेंड नंबर का आंसर। फर्स्ट नंबर का 162 × 81 कीजिएगा, वो आपका आंसर होगा। ठीक है।
32 नंबर का क्वेश्चन है, संतरों के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक परिवार 25 रुपए में 5 संतरे अधिक खरीद सकता है। 20% का कमी हो गया तो 25 में 20% का कमी हुआ ना, 25 का 20%, 20/100, 5, यानी 5 रुपया का कमी हो गया, और 5 रुपया का कमी के कारण 5 संतरा अधिक खरीद रहा है, यानी 5 रुपए में कितना संतरा खरीद रहा है? 5 संतरा खरीद रहा है, तो 1 रुपये में कितना संतरा खरीदेगा? 1 संतरा खरीदेगा। तो ये 1 संतरा प्रति रुपए जो है, ये कब का मूल्य है? ये घटने के बाद है। तो संतरों का वर्तमान मूल्य क्या होगा? 1 रुपये पर संतरा होगा। वर्तमान मूल्य 1 रुपये पर संतरा होगा। प्रारंभिक मूल्य क्या है? प्रारंभिक मूल्य कितना परसेंट घटा है? 20% घटा है। 20% घटा है तो 80% का वैल्यू कितने के बराबर है? 1 रुपये पर संतरा के बराबर है। 1 रुपये पर संतरा जो अभी मिल रहा है वो किसका वैल्यू? 80% का। तो 100% का वैल्यू 1/80 गुना 100, तो ये हो गया 4, ये हो गया 5। तो 5/4 कीजिएगा तो 1.4×8, 4×5 = 20, 1.2 रुपीज पर संतरा होगा। ये कब का है? ये वास्तविक मूल्य था, और 20% घटने के बाद का मूल्य क्या है? ये है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, किसी वस्तु के मूल्य में 60% की वृद्धि की गई है। एक उपभोक्ता उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उस वक्त वस्तु पर व्यय में कोई वृद्धि ना हो? 60% की वृद्धि की गई है, ठीक है, वस्तु में। तो 60% का मतलब क्या होता है? 60% को अगर आप फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो 60/100 यानी 3/5, यानी 5 रुपए के वस्तु में कितने का वृद्धि हो गया? 3 का। तो 5 का वस्तु कितना हो गया? 8 का हो गया। तो खपत में कितना कमी करना पड़ेगा? 3 का कमी करना पड़ेगा, कितने में? 8 में। तो 100 में वैल्यू क्या होगा? 3/8 होता है 37.5%। तो 37.5% की कमी करनी पड़ेगी। अगला सवाल देखिए, नमक और पानी के एक घोल में 15% नमक था। नमक और पानी के एक घोल में 15% क्या था? नमक था। यहाँ है आपका नमक, और ये है पानी। अगर 15% नमक था तो पानी कितना होगा? 85% होगा। इसका अगर रेशियो निकालिएगा, 5 से काटिएगा तो 3, और ये क्या हो जाएगा? 17। 3:17 होगा। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि इसमें 30 किलोग्राम पानी वाष्पित करने के उपरांत शेष घोल में नमक की मात्रा 20% रह गई। नमक कितना हो गई? 20%। तो नमक अब हो गया 20%। तो पानी कितना होगा? 80%। नमक अगर 20% है तो पानी कितना होगा? 80%। तो यहाँ से अगर रेशियो निकालिएगा तो 1:4 आएगा। ठीक है, लेकिन आप एक बात यहाँ ध्यान दीजिए कि आपको क्या बोला जा रहा है कि इसमें क्या कम रहा है? 30 किलोग्राम पानी वाष्पित करने के उपरांत। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप इसमें देखिए कि घट क्या रहा है? तो घट रहा है पानी, क्योंकि पानी वाष्पित हो जा रहा है। तो अगर पानी घट रहा है ना, तो नमक का वैल्यू जो पहले था वही बाद में भी रहेगा। नमक का जो क्वांटिटी पहले था वही बाद में भी रहेगा। नमक के क्वांटिटी, नमक के वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा। पानी घट रहा है तो पानी घटेगा। आप यहाँ देखिए, नमक पहले 3 यूनिट था, अब 1 है, तो इसको भी 3 कीजिए, क्योंकि नमक हमेशा बराबर होना चाहिए। तो ये अब कितना हो गया? 3। तो ये कितना हो गया? 12। अब देखिए, पानी पहले 17 यूनिट था, अब कितना हो गया? 12 यूनिट हो गया। कितना घटा? 5 यूनिट। और 5 यूनिट, और क्वेश्चन में कितना बोला जा रहा है? 30 केजी। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर है? 30 केजी के बराबर है। तो आपसे क्या पूछा गया कि आरंभिक घोल की भार ज्ञात कीजिए। आरंभिक घोल का भार कितना था? 3 नमक था, पानी 17 था, टोटल कितना था? आरंभिक घोल 20। तो 20 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो 30/5 गुना 20, तो 5 छा के 30, 20 छा के 120, यानी 120 केजी था आरंभिक घोल का भार। यही आपका क्या है? उत्तर है, यही आपका आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। व्यंजक x³ y² में x तथा y के मानों में क्रमशः
25% तथा 20% की कमी की जाती है। 25% और 20% की कमी की जाती है। देखिए एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। एक्स के मान में 25%, 25% का मतलब 1/4, और वाई में कितना है 20% मतलब 1/5। कमी किया जा रहा है, मतलब 4 में से 1 कम कर दिया जा रहा है और यहाँ 5 में से 1 कम कर दिया जा रहा है। तो एक्स क्यूब है, पहले कितना था, एक्स क्यूब पहले क्या था, अगर आप यहाँ लिखे एक्स क्यूब पहले 4 यूनिट था, तो 4 का क्यूब कितना होना चाहिए 64, और वाई स्क्वायर ऐसे लिखिए इसको, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर था। तो नीचे वाला जो वैल्यू होता है ना वो ओरिजिनल वैल्यू होता है, वास्तविक मान होता है। तो वास्तविक क्या था, एक वास्तविक एक्स का वैल्यू 4 था, तो 4 क्यूब, और वाई का वैल्यू 5 था, वाई स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। 4 क्यूब हो गया 64, 5 का स्क्वायर हो गया 25। अब क्या हो गया कि 4 में से 1 घट गया तो कितना 3, तो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर का जो अब वर्तमान वैल्यू है 4 में से 1 घट गया, कितना हो गया 3 का क्यूब, और y का वैल्यू कितना 5 में से 1 घट गया 4, तो y का वैल्यू 4 का स्क्वायर। तो 3 तिया 9 तिया 27 और 4 चौके 16, ये वैल्यू हो गया। तो 64 गुना 25 अगर आप कीजिएगा तो 64 गुना 25 आपका आएगा 1600। 64 गुना 25 कीजिएगा तो ये कितना होगा 1600। 27 गुना 16 432। कितना घट गया ये, ओरिजिनल वैल्यू कितना था 1600, न्यू वैल्यू कितना आ गया 432, तो कितना घट गया, तो ये घट गया 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 5 में से 4 गया 1, 1168 वो घट गया किस पे 1600 पे। तो 100 पे क्या होगा, ये डबल जीरो गया, 16 छा के 96, 16 सत्तर 112, 16 तिया 48, तो ये कितना परसेंट घट गया 73% की कमी हो गई, यही आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसी वर्ष एक गांव की जनसंख्या 9800 थी, किसी वर्ष एक गांव की जनसंख्या 9800 थी। यदि अगले वर्ष पुरुष की संख्या 8% तथा महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हुई, पुरुष की संख्या में 8% तथा महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि के होने के उपरांत गांव की जनसंख्या 10,450 हो गई, तो ज्ञात कीजिए कि वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी। गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी, तो यहाँ देखिए कि 9800 था, वृद्धि हो गया कितना हो गया 10,450, 10,458 है। इसमें से अगर आप 9800 को घटा दे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, 658 हो जाएगा। यानी जनसंख्या बढ़ा कितना 658 बढ़ा। अब देखिए गांव की जनसंख्या थी कितनी, गांव की जनसंख्या थी, गांव की जनसंख्या थी आपकी 9800। ठीक है, तो गांव की जनसंख्या 9800 थी, तो आप इसको ऐसा समझिए कि 9800 जनसंख्या है। अब इसमें पुरुष बढ़ा स्त्री बढ़ा, स्त्री कितनी बढ़ी है 5% बढ़ी है, और पुरुष कितना बढ़ा 8%। तो इस 8% को आप 5% प्लस 3% लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम मानते हैं कि पहला बार जो है ना, हम मानते हैं कि टोटल जनसंख्या 5% ही बढ़ा। तो टोटल अगर 9800 का 5% आप निकालिएगा तो 8 पंचा 40, 9 पंचा 45, 4 49, टोटल का 5% ही आप निकाल रहे हैं तो देख रहे हैं कि 490 ही बढ़ रहा है। लेकिन आपको यहाँ दिख रहा है कि 658 जनसंख्या बढ़ा है, क्योंकि 9800 से कितना हो गया 10,458, तो 658 बढ़ा है। और अगर हम 5% ही पुरुष स्त्री दोनों का मिला के 5% ही बढ़ा रहे हैं तो कितना बढ़ रहा है 490। तो इसको अगर इसमें से घटाए तो ये हो जाएगा 8, और ये 15 में से 9 गया, 9 5 14, 9 6 15,
और ये 5 में से 4 गया 1, यानी 168 अभी भी जनसंख्या क्या है, 168 व्यक्ति इसमें एक्स्ट्रा है। 168 व्यक्ति जो एक्स्ट्रा है वो कौन है, वो ये जो आप 3% एक्स्ट्रा यहाँ छोड़े हुए, वही 3% का वैल्यू तो 168 व्यक्ति के बराबर है। तो आप बोल सकते हैं कि 3% कितने के बराबर है, जो पुरुष का 3% है वो कितने के बराबर है, 168 के बराबर है। तो कुल पुरुष निकालना है तो 100% का वैल्यू निकालिए, 168 बटे में 3 गुना में 100। तो 3 से कीजिएगा, 3 पचे 15 और 3 छके 18। तो जो पुरुष है ना वो कितना है, 5600 है टोटल। पुरुषों की संख्या कितनी थी वृद्धि होने से पहले, वो कितनी थी, 5600 थे। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए अगला सवाल है। सवाल ये है कि एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 1% अपने दोनों पुत्र को जेब खर्च के रूप में देता है। मासिक वेतन का 1% अपने 2 पुत्रों को जेब खर्च के रूप में देता है। दोनों पुत्रों को दिए जाने वाले जेब खर्च का 80% बड़े पुत्र को मिलता है। दोनों पुत्र को दिए जाने वाले जेब खर्च का, तो मान लीजिए कि मासिक वेतन उस आदमी का कितना है, 100 यूनिट है, 100 यूनिट है, ये मासिक वेतन है उस आदमी का। तो 100 यूनिट का 1% देता है, 1% मतलब कितना देता है, 1 रुपये देता है। ठीक है, दोनों पुत्र को देता है 1। अब आगे बोला जा रहा है कि दोनों पुत्रों को दिए जाने वाले जेब खर्च का 80% बड़े पुत्र को मिलता है। तो दोनों पुत्र को दिए जाने वाला जेब खर्च कितना, 1 यूनिट, तो एक का कितना, 80% किसको मिलता है, बड़े पुत्र को। ठीक है, तथा वह अपने भाग के जेब खर्च का 80% खर्च कर देता है। तो अपने भाग का ये मिला, टोटल 1 था यूनिट, दोनों को मिलता था, दोनों में से 80% मिला बड़े पुत्र को, और बड़े पुत्र अपना जो भी मिला उसको पैसा, उसका 80% खर्च कर देता है। यदि वह 20 रुपया मासिक बचत करे, क्वेश्चन में बचत दिया हुआ है, तो यहाँ हम देखेंगे कि 80% अगर खर्च करता है, बचत कितना करता है, 20%, और इतना करने के बाद वो बचाता कितना है, 20 रुपया, तो इसका वैल्यू 20 है। तो यहाँ से कीजिएगा, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, तो 4/25 इक्वल टू 20। ये 1 यूनिट है, ये 1 को ऐसे मत समझिएगा, या फिर आप ऐसा मानिए कि 100 x रुपीज था। अगर कंफ्यूजन अगर यहाँ है तो यूनिट की जगह क्या मान लीजिए कि उसका कितना पैसा था, 100 x था। 100 x का 1% 1 x हुआ, तो ये कितना है, 1 x है। तो 1 x से गुना कीजिएगा तो ये ऊपर में क्या आ जाएगा, 4x/25 आ जाएगा। तो 4x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 500। तो x इक्वल टू क्या होगा, 500/4। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 500/4। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप कीजिएगा तो आपको x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 500/4। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, ज्ञात कीजिए कि उसके पिता का मासिक वेतन कितना था। तो पिता का मासिक वेतन आप कितना माने हैं, 100x। तो 100x, x का वैल्यू कितना आया, 500/4। पिता का मासिक वेतन है 100x, तो 100 गुना x का वैल्यू क्या कीजिए, 500/4 यहाँ पुट कर दीजिए। 4 से काट देगा 25 बार में, 25 पंचे कितना हो गया, 125, डबल जीरो। तो पिता का जो मासिक वेतन था वो कितना था, 12,500 रुपये। पिता का मासिक वेतन कितना था, 12,500 रुपये। देखिए अगला सवाल है आपका कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि होने के कारण वो अपने, ये सेम क्वेश्चन शायद हो चुका है, और अगर नहीं भी हुआ तो ये लगभग इसी टाइप का क्वेश्चन आपको हम 3 4 5 क्वेश्चन पहले करवाए हैं। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है कमेंट में। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए कमेंट में क्या आएगा। ठीक है, 39 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 39 नंबर के क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि पानी के साथ साथ 20% अल्कोहल, क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि पानी के साथ 20% अल्कोहल वाले एक मिश्रण में, पानी के साथ 20% अल्कोहल वाले 5 लीटर मिश्रण में से 2 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है। 5 लीटर मिश्रण में से कितना निकाल लिया जाता है, 2 लीटर मिश्रण, तो कितना बचा,
अगर 5 लीटर में से आप 2 लीटर को निकाल लिए, 5 लीटर में से आप कितने को निकाल लिए, 2 लीटर को, तो कितना बच गया, 3 लीटर मिश्रण बच गया। ठीक है, तो 3 लीटर मिश्रण बच रहा है। 3 लीटर पानी के साथ 20% अल्कोहल वाले 5 लीटर मिश्रण में से 2 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है। तो देखिए अल्कोहल कितना है, 20% है। तो 3 लीटर में अगर 20% अल्कोहल है, तो अल्कोहल का अगर मात्रा आप निकालिएगा तो 3 का 20/100, यानी 3/5 लीटर। ठीक है, तथा उसके बदले 2 लीटर पानी मिला दिया जाता है। तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत पूछा जा रहा है कि नए मिश्रण में अल्कोहल का कितना प्रतिशत होगा। तो देखिए फिर से 2 लीटर पानी मिला दिया गया, तो अब फिर टोटल मिश्रण कितना हो गया, 5 लीटर का हो गया। अल्कोहल कितना, 3/5 लीटर, तो अल्कोहल का परसेंटेज नए मिश्रण में क्या होगा, 3/5। कितने में, अब फिर से 5 हो गया क्योंकि 3 में 2 मिला दिया गया है। तो 100 में वैल्यू क्या होगा, तो ये 5 है तो 5/1, एक ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया, तो 3/25 गुना 100 हो जाएगा। 3/25 और गुना में 100, यहाँ से 4 बार में काटिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 12 लीटर। यही आपका आंसर होगा। आंसर क्या होगा, 12 लीटर। अच्छा परसेंट में, सॉरी, परसेंट में आपको आंसर पूछा गया है ना, ये परसेंट में आएगा, 12 लीटर नहीं है। 100 पे वैल्यू निकाले, इसका मतलब परसेंट के बाद चल रहा, तो आंसर क्या होगा, 12%। ये 40 नंबर का क्वेश्चन जो है, चीनी के भाव में 10% की कमी हो जाने के कारण 140 रुपए में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीदी जा सकती है। 140 रुपए में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीदी जा सकती है। 140 का पहले आप क्या निकाल लीजिए, 10% निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 14। 14 रुपए में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीदा जा सकता है। यानी आप कह सकते हैं कि 500 ग्राम चीनी जो वो खरीद रहा है, वो कितने में खरीद रहा है, 14 रुपए में खरीद रहा है। तो 1000 ग्राम चीनी वो कितने में खरीदेगा, 28 रुपए में खरीदेगा। और यही चीनी का क्या हो गया, वर्तमान मूल्य हो गया कि चीनी 28 रुपए पर केजी दिया जा रहा है। तो चीनी का प्रारंभिक भाव तथा कम भाव, तो कम भाव तो ये हो गया 28 रुपए पर केजी। प्रारंभिक भाव अगर आपको निकालना है तो कितना परसेंट कम हुआ है, 10%, यानी 90% का जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 28 रुपए पर केजी के बराबर है। प्रारंभिक भाव कितना था, 100% था, तो 100% का वैल्यू कितने के बराबर होगा, 28/90 गुना 100। तो यहाँ से एक जीरो चला गया, अब कुछ तो जाएगा नहीं, तो 280/9 हो जाएगा, 280/9। 9 तिया 27, बचा एक, 9, फिर तो 31.11 रुपीज पर केजी, यही आपका क्या होगा, चीनी का वास्तविक कीमत होगा। चीनी का वास्तविक कीमत आपका 31.11 रुपीज ही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका है 41 नंबर का, और ये इसमें बोला जा रहा है कि एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 65% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 27% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे तथा 248 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है क्या, कि दोनों विषय में उत्तीर्ण कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। देखिए 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 65% उत्तीर्ण हुआ है। तो अगर इसको वेन डायग्राम से आप बनाइए तो क्या लिखिएगा, कि ये आपका क्या है, अंग्रेजी। इंग्लिश में आप अगर देखिए तो इंग्लिश में 70% विद्यार्थी पास हुआ है, तो फेल कितना हुआ होगा, 30%। मैथ में 65% विद्यार्थी पास हुआ है, तो फेल कितना हुआ होगा, 35%। और दोनों विषय में कितना परसेंट, 27%। यहाँ 27% का वैल्यू है। अब देखिए यहाँ फेल इसीलिए लिए क्योंकि ये जो बीच वाला वैल्यू है ना 27%, ये अनुत्तीर्ण वाला दिया हुआ था, इसीलिए हम लोग फेल वाला यहाँ लिया। ठीक है, अब आपको क्या बोला जा रहा है, कि अगर टोटल 30% विद्यार्थी इंग्लिश में फेल हुआ है और 27 दोनों में फेल हुआ है, तो केवल और केवल इंग्लिश में कितना फेल हुआ होगा, केवल और केवल इंग्लिश में 30 में से 27 को घटा दीजिए तो ये वाला वैल्यू निकल जाएगा, 3%। उसी तरह 35 में से 27 को घटा दीजिए तो 8 हो जाएगा, 8% केवल मैथ में फेल हुआ है।
तो आपसे पूछा गया है कि यदि दोनों विषय में यदि दोनों विषय में 27% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे हो तथा 248 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हो। अब देखिए कि दोनों विषय में उत्तीर्ण कौन हुआ होगा? दोनों विषय में पास हुआ लड़का किसी में फेल नहीं हुआ होगा। या फिर आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि जो स्टूडेंट किसी एक सब्जेक्ट में भी फेल हो गया वो दोनों में पास तो हो नहीं सकता है। तो आपको यहाँ पता है कि 3% स्टूडेंट केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं, 27% दोनों में फेल हुए हैं और 8% बच्चा केवल और केवल मैथ में फेल हुआ। तो टोटल फेल कितना हो गया? टोटल फेल स्टूडेंट अगर आप निकालिएगा तो ये हो जाएगा आपका 3 + 27 + 8, यानी 38% स्टूडेंट क्या है जो कहीं ना कहीं फेल हुए, या तो एक सब्जेक्ट में या फिर दोनों सब्जेक्ट में। तो पास स्टूडेंट कितने होंगे? पास होंगे आपके, अगर 100% में से 38% को आप घटा दें तो कितना बचेगा? 62%। 62% बच्चा पास हुआ। और ये पास किस सब्जेक्ट में? दोनों सब्जेक्ट में पास हुआ होगा। और इसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ? 248। तो आपसे पूछा गया कुल कितने परीक्षार्थी, तो 100%। तो 248/62 गुना 100। तो इसको अगर 4 से काट दीजिएगा तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 400। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना था? 400। ठीक है, चलिए 42 नंबर का क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में कक्षा 10 की परीक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 73 था तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 71 है। यदि कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत 71.8 है तो लड़कियों तथा लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करें। इसको आप एलिगेशन से बनाइएगा, आराम से बनेगा। देखिए क्या है, लड़कियों ये गर्ल्स है तो ये बॉयज है। लड़कियां कितनी है? 73। लड़के का कितना है? 71। और सभी विद्यार्थियों का कितना है? 71.8। इसको बीच में लिखिए, बड़े में से छोटे को घटा दीजिए। इसमें से घटाइएगा तो कितना होगा? 0.8। और यहाँ घटाइएगा तो कितना होगा? 1.2। ठीक है ना। अब ये पॉइंट तो गया, रेशियो में है, नीचे में ये क्या रेशियो में आएगा? तो ये क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो 2:3। लड़के और लड़कियों का रेशियो क्या आ गया? 2:3। तो अगर आपको लड़की और लड़के का परसेंटेज निकालना है ना, गर्ल्स का परसेंटेज, लड़कियां कितनी है? 2। कितने में? टोटल कितना है? 2 3 5। तो 100 में क्या होगा? तो यहाँ से कीजिएगा तो ये हो गया 40%। लड़के का निकालिएगा तो लड़के कितने हैं? 3। कितने में? 5 में। तो 100 में कितने होंगे? तो ये हो जाएंगे 60%। यही इनका प्रतिशत है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, चीनी तथा पानी के 6 लीटर मिश्रण में चीनी तथा पानी के 6 लीटर घोल में 4% चीनी तथा शेष पानी है। 4% चीनी है, कितने? 6 लीटर मिश्रण में। 6 लीटर मिश्रण में 4% चीनी है तो 4/100 कर दो, यानी 0.24 चीनी है। ठीक है, अब आगे आपको बोला जा रहा है कि इस घोल में से 1 लीटर पानी वाष्पित किए जाने पर टोटल अभी कितना लीटर का घोल है? 6 लीटर का। 1 लीटर का पानी अगर वाष्पित कर दिए तो कितना बचा? 5 लीटर। शेष घोल में चीनी की प्रतिशत क्या होनी चाहिए? चीनी कितना है? 0.24। 0.24 चीनी है, कितने में? 1 लीटर अगर वाष्पित हो जाएगा 6 में से तो कितना बचेगा? 5। तो 100 में क्या होगा वैल्यू? तो 100 में वैल्यू अगर आप कीजिएगा तो देखिए ये कितना हो जाएगा? ये तो 24 हो जाएगा। और 24/5 कीजिएगा तो 5 चौके 20 पूर्णांक 4/5। यही आपका आंसर होगा। 4.4/5% आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे ख्याल से ये इतना ही क्वेश्चन है। तो ये हमारा जो परसेंटेज का है ना, टोटल एक्सरसाइज 10A और 10B ये दोनों आपका खत्म हो रहा है। तो आप इसको क्या कीजिए कि एक बार बनाइए दोनों एक्सरसाइज को खुद से, और जो भी डाउट होगा, जो भी समस्या परेशानी होगा, आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट कीजिए। जिस भी प्रॉब्लम में, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम में लग रहा है, कुछ डाउट हो या समझने में परेशानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। अब अगला नेक्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, आप परसेंटेज अच्छे से कीजिए। अगला हम प्रॉफिट एंड लॉस का सीरीज सारा लेके आएंगे और ट्राई करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो वीडियो है ना, वो सारा वीडियो तकरीबन 1 से 2 वीडियो में ही कंप्लीट कर दिया जाए सारा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पहले इसको आप अच्छे से कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।